मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव लगातार चरम पर पहुंच रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा और बेहद सख्त बयान सामने आ चुका है। ट्रंप ने साफ शब्दों में यह कह दिया है कि अगर ईरान उनकी हत्या करने की कोशिश करता है या उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर देगा। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने इसके लिए पहले से ही आवश्यक आदेश दे रखे हैं। हालांकि इसी बीच ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत के लिए भी तैयार है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों देशों के बीच हुआ सीजफायर अब खत्म हो चुका है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बातचीत की संभावना के बीच युद्ध का खतरा गहरा रहा है। उधर इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने इजरायल से अपने 12 F-22 फाइटर जेट वापस बुलाना शुरू कर दिया है। ये वही विमान है जो पिछले कई महीनों से इजरायल में तैनात थे और दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों में भी हिस्सा लिया था। क्या यह कदम किसी नई रणनीति का हिस्सा है या फिर अमेरिका अपने भूमिका सीमित करना चाहता है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि ईरान ने भी बेहद कड़ा रुख अपनाया है। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर ने यह साफ कर दिया है कि ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। अगर वॉशिंगटन किसी समझौते से पीछे हटता है तो तेहरान पूरी ताकत से जवाब देगा। इतना ही नहीं, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इजरायल को भी सीधी चेतावनी दे दी कि अगर उसके अहम ठिकानों पर दोबारा हमला हुआ तो उसका जवाब पहले से कहीं सख्त ज्यादा होगा। तो क्या मध्य पूर्व एक नए और बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है? क्या कूटनीति का रास्ता बंद हो चुका है या अभी भी बातचीत की गुंजाइश बाकी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर स्थिति बिगड़ती है तो इसका असर दुनिया और भारत पर कितना पड़ेगा? ये तमाम सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप की तरफ से हाल ही में एक पोस्ट भी किया गया है। उसमें साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि 1000 मिसाइलें, ठीक सुना आपने, 1000 मिसाइलें लॉक एंड लोड हैं और अगर ईरान हमला करता है तो ये सभी 1000 मिसाइलें पूरी तरीके से ईरान पर दाग दी जाएंगी और पल भर में उनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ये बाकायदा उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, ये खतरा लगातार बढ़ रहा है और ईरान की तरफ से अगर कुछ भी हरकत होती है तो अमेरिका ईरान को फिर नहीं छोड़ेगा और सबसे बड़ा हमला एक साथ इकट्ठा बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इससे आपको बता रहे कि तीसरे विश्व युद्ध की जो लगातार आशंका है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां भी बनी हुई है वो वाकई में चिंताजनक तो है ही, क्योंकि ट्रंप ये आदेश दे चुके हैं कि अगर उनकी हत्या होती है या कोई भी अप्रिय घटना होती है तो अमेरिका बहुत बड़ा हमला ईरान के ऊपर करेगा। फिलहाल खास मेहमान हम अब से कुछ ही देर बाद बस हमसे जुड़ने वाले हैं, उनका रुख करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, ग्राफिक्स हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप बोले हैं मेरी हत्या होती है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान से बातचीत जारी पर सीज फायर खत्म हो चुका है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिका ने इजरायल से फाइटर जेट्स भी वापस बुला लिए हैं। ईरान बोला है कि इजरायल ने हमला किया तो नहीं बचेगा। अमेरिका बोला है होर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल अब नहीं है। तो बता रहे हैं कि सेंटकॉम ने यह कहा कि अब तक 800 से ज्यादा कारोबारी जहाजों और 38 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। कतर ने अमेरिका और ईरान से तनाव कम करने की अपील भी यहां पर की है। होर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बनाए रखने पर विशेष रूप से जोर दिया गया। रूस बोला है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने अमेरिका इजरायल का साथ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि अमेरिका ईरान तनाव बढ़ा तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होगी। अमेरिका बोला है ईरान होर्मुज़ खुला रखे वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अब खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। कर्नल टीपीएस त्यागी रक्षा विशेषज्ञ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका त्यागी सर। संजीव श्रीवास्तव है, विदेश मामलों के जानकार है। संजीव जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले संजीव जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके की परिस्थिति अभी बनी हुई है और 1000 मिसाइल लॉक एंड लोड, ये बात कही गई है ट्रंप की तरफ से, बाकायदा ट्वीट यहां पर किया गया है और यह बताया गया है कि अगर ईरान कुछ भी करता है तो बहुत बड़े पैमाने पर हमला होगा। अगर ऐसा होता है तो स्थिति क्या बनेगी और क्या कुछ समीकरण अभी बन रहे हैं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए प्रद्युम्न जी, ईरान का बिहेवियर यदि इररिस्पॉन्सिबल रहता है, वो रेकलेस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार यदि आगे जारी रखता है तो उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सहमति बनी थी, हस्ताक्षर हुए थे, जाहिर है कि वो कंडीशनल थे। वो इसी आधार पर वो सारी शर्तें रखी गई थी कि आपको अपने किए गए कमिटमेंट्स को पूरा करना होगा।
और यदि आप स्टेट ऑफ हार्मूज का वेपनाइजेशन करेंगे और अन्य तरीके से वेस्ट एशिया में अस्थिरता को पैदा करने के कदम उठाएंगे, यूरेनियम इन्वेस्टमेंट की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, तो फिर इसकी जो कीमत है क्रम से चुकानी होगी। ये अमेरिका ने स्पष्ट किया था। और जब ये जो ईरान की इस्लामिक स्टेट पैदा किए 3 सिविल को टारगेट, उससे अमेरिका ने उसे बता दिया कि ये जो रिस्पांस है उसे यथोचित तरीके से दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी उससे कहा गया था कि यदि आपने ठीक व्यवहार करके दिखाया, सकारात्मकता आपने दिखाई, तो आपको $300 बिलियन तक की राशि मिल सकती है। आपके ऊपर लगे हुए सैंक्शन हट सकते हैं, आपके जो एसेट्स हैं वो डीफ्रीज हो सकते हैं। तो ये जो कैरेट और स्टिक की जो पॉलिसी है उस पर अमेरिका चल रहा है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ की डिप्लोमेसी कंडक्ट करते हैं, वो शक्ति के माध्यम से शांति लाने की बातें करते हैं। यदि इस रिजीम ने अच्छा व्यवहार दिखाया होता तो उसे अब तक और भी लाभ मिले होते, लेकिन उसकी ऐसा लगता है कि अभी भी उसके अंदर सद्बुद्धि नहीं आ रही है, अभी भी वो जो शैतानी सोच कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो ऐसे में उसको इसकी कीमत तो चुकानी होगी। और यदि जैसा कि मैंने कहा कि ईरान ने यदि कुछ आगे फर्दर कुछ मिस स्टेप्स लिए तो 1000 मिसाइल्स लॉक एंड लोडेड हैं, वो उसके लिए तैयार, उसको उसके लिए भी रहना चाहिए। तो ये देखिए, ये जो ईरान की जो IRGC लेड जो मच मोर रेडिकलाइज्ड जो इस्लामिक रिजीम है, वो अभी भी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। और यदि जब कभी भी उसने ऐसा कोई कदम उठाया तो उसको यथोचित जवाब दिया जाएगा। और यही सही स्ट्रेटजी भी है, क्योंकि ऐसी रिजीम्स के साथ इसी तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि वो सकारात्मक व्यवहार में अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे तो उनके साथ अच्छा व्यवहार भी किया जाएगा। और ये जाहिर है कि इस बात को अमेरिका अन्य एग्जाम्पल से भी सिद्ध कर चुका है। सीरिया के जो राष्ट्रपति अल शारा है, वो कभी अलकायदा के आतंकी हुआ करते थे, लेकिन आज उसने अपने व्यवहार को बदल लिया है। आज वो ठीक तरीके से व्यवहार कर रहा है और आज वो एक स्टेटसमैन की तरीके से व्यवहार अगर वो जब कर रहे हैं तो अमेरिका उनको वेलकम भी कर रहा है, पूरा विश्व उन्हें एक तरीके से मान्यता दे रहा है। तो ये इस्लामिक रिजीम के पास भी ऑप्शंस हैं कि वो अपने व्यवहार में बदलाव लाएं, और यदि व्यवहार में बदलाव लाएंगे तो उनको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा, मान्यता भी मिलेगी। लेकिन यदि व्यवहार में बदलाव नहीं लाएंगे तो जाहिर है कि उसको उसकी कीमत चुकानी होगी। एक और भी एग्जाम्पल देता हूँ, तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, उसने जो भी थोड़े बहुत अपने अंदर एक पॉजिटिविटी दिखाई है, उसका परिणाम है कि अभी पूरी तरह से रिकॉग्निशन तो नहीं, लेकिन थोड़ा उसे सहयोग मिलना शुरू हुआ है। लेकिन यदि वो अपनी महिलाओं के प्रति, अपने अल्पसंख्यकों के प्रति अच्छा व्यवहार जिस दिन वो करके दिखाएंगे, उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज भी करना शुरू करेगी। तो ये मैं मानता हूँ कि यही ऑप्शन ईरान के इस्लामिक रिजीम के समक्ष भी है। और यदि उन्होंने अपने व्यवहार में बदलाव लाया तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं अंत में आपके सवाल के जवाब में अवश्य कहना चाहता हूँ, नहीं तो उस रिजीम को उसी तरीके के दिन देखने पड़ सकते हैं जो सद्दाम हुसैन को देखने पड़े थे। ठीक है, बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चीजों में अगर सुधार नहीं होगा तो निश्चित तौर पर चीजें बिगड़ती नजर आएंगी। त्यागी जी, क्योंकि साफ तौर पर समाधान तो निकल नहीं पा रहा है, सीज फायर खत्म हो चुका है, ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि समझौता हमारा खत्म हो चुका है, और अगर क्योंकि ट्रंप अगर ये बात बोल रहे हैं कि मेरी हत्या होती है या कुछ भी अप्रिय घटना होती है, यानी कि उनको कुछ अंदेशा है, कहीं से इनपुट मिल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, जब भी वो साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं। क्या इन सब बातों से अंदेशा लगाया जाए कि आने वाले वक्त में क्या कुछ स्थिति बन सकती है? देखिए, जब खोमेनी जिंदा थे तो उन्होंने ईरान को मोज़ाइक डिफेंस डॉक्ट्रिन दी, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि एक ईरान को 31 ईरान में बदल दिया, जिसकी वजह से उन्हें पिछले 40 दिन के युद्ध में ईरान अमेरिका का सामना कर पाया। जब वो मर गए तो उसके बाद में उन्होंने पूरे ईरान को एक कर दिया। उनके जीते जी पूरा ईरान एक नहीं था, बटा हुआ था, लेकिन मरने के बाद उन्होंने पूरे ईरान को एक कर दिया। जब वो सुपुर्दे खाक हो गए तो उसके बाद से ईरान का बुरा वक्त प्रारंभ हो गया। वो बुरा वक्त कैसे प्रारंभ हुआ, उसका जिम्मेदार है IRGC। खोमेनी के रहते रहते IRGC ताकतवर तो थी, लेकिन जो पॉलिटिकल कंपोनेंट है वो भी ताकतवर था। अब इन्होंने तो IRGC ने मोजतबा को अपने बाप की अंतिम यात्रा में शामिल ही नहीं होने दिया।
ये सब बेकार की बातें हैं कहना कि साहब इजराइल का खतरा था। क्या इजराइल का खतरा आज नहीं होगा जब वो पब्लिक के सामने आएंगे? और आज जब वो आ सकते हैं तो पहले नहीं आ सकते थे। दरअसल में उस मुज्तबा को भी ये बताना था कि यू आर ए टाइटुलर हेड, जैसे हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट सर्वोच्च है, सारे काम उसके नाम में होते हैं, लेकिन सारे डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेता है। तो ऐसे ही डिसीजन आईआरजीसी लेगा। उन्होंने सुप्रीम पावर को भी एक साइड में कर दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स थे, अब उसमें अरागची हो, पेजेस्कियन हो, गालिबाफ हो, इनको कह दिया गया कि आप देश की सुरक्षा और देश की विदेश नीति के बारे में बात ही नहीं करेंगे। ठीक है त्यागी जी, क्योंकि देखिए अब बड़ा सवाल यह है कि बार बार अमेरिका का यह कहना कि होर्मुज पर ईरान का अब कोई भी कब्जा नहीं है, वो उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। सारी लड़ाई कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो परमाणु और होर्मुज को लेकर यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब जब 1000 मिसाइलें अमेरिका लोड कर चुका है और ईरान की तरफ एम कर चुका है, और अगर कुछ भी ऐसी स्थिति बनती है कि इन मिसाइलों को फायर करने की नौबत आती है, तो वो क्या समीकरण आप समझ रहे हैं कि ईरान इतना बड़ा खतरा मोल लेगा? नहीं ले सकेगा, और ये दिखाई दे रहा है। अभी 1000 मिसाइल तो जिस रोज चलेंगी उस रोज तो कयामत आएगी। उस रोज तो उसके डिसैलिनेशन प्लांट, उसका जो खार्ग आइलैंड है वो, और जितने उसके इंपॉर्टेंट ठिकाने वो नष्ट होंगे। लेकिन उससे पहले जो पिक्चर दिखाई गई है उसने क्लैरिफाई कर दिया है। अमेरिका ने पहली बार, उसके सेंटकॉम ने कहा कि हम अभी तक डिफेंसिव फायर करते थे, ये पहली बार है जब हमने एडिशनल फायर किया, यानी कि 170 हमले किए। और इतना ही नहीं, उससे पहले हमले में 50 और इस हमले में 60, 110 उनकी वो स्पीड बोट जिनके ऊपर ईरान इतराता था उनको नष्ट कर दिया। प्लस उसके जो कम्युनिकेशन टावर्स थे, जो रडार बैटरी थी, कोस्टल एरिया थे, जो उनके मिसाइल और ड्रोन लॉन्च थे, सब तबाह कर दिए। उसके बाद में क्या हुआ? ईरान ने बदला लिया। क्या बदला लिया? उसने कुवैत में, बहरीन में, जॉर्डन में हमले किए। वो हमले में सारी उसकी मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई, हमले का कोई असर नहीं हुआ। यानी कि साफ दिखाई दे गया कि ईरान की रिटेलिएशन पावर कमजोर हो चुकी है। अब उसमें वो रिटेलिएशन पावर नहीं है। लिहाजा मुझे लगता है कि कुछ दिन में अगर थोड़ी सी भी गुड सेंस प्रिवेल होती है ईरान में, तो दे विल कम फॉर कंप्रोमाइज। और अगर कंप्रोमाइज आते हैं तो हो सकता है कि कुछ अधिकार उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज में मिल जाए। अन्यथा अमेरिका ने प्लानिंग कर ली है कि वो, अब तो नेटो भी उनके साथ आ गए हैं, और वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के देशों को भी एक ग्रुप में साथ ले आए हैं, और ये सारे लोग मिलके प्रोजेक्ट फ्रीडम या फ्री हॉर्मुज ये करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन त्यागी जी, एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा, जो F-22 को वापस बुलाया गया है, जो काफी महीनों से वहां खड़े हुए थे, अब उनको वापस यहाँ पर जो बुला लिया गया, उसके पीछे क्या रणनीति आप समझ रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है? देखिए, वो सीधा समझ में आता है। पहली बात तो ये कि वो F-22 बहुत दिनों से खड़े थे। बेन गुरियन जो एयरपोर्ट है वो बहुत बिजी एयरपोर्ट है। वहाँ की सिविलियन अथॉरिटी बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि साहब जिनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उनको वापस बुला लो। यानी कि उस एयरपोर्ट की ईद के लिए बुला लिए गए, पहला कारण। दूसरा कारण ये कि स्ट्रेटेजिक एक सिचुएशन ऐसी बन गई कि ईरान के साथ में शायद अब और ज्यादा लड़ाई ना हो, तो लिहाजा उनकी जरूरत खत्म हो गई। और तीसरी बात ये कि इनडायरेक्टली इजराइल को भी इस बात का इंडिकेशन देना कि यू टो माई लाइन, अदरवाइज आई विल रिमूव माई फोर्सेस फ्रॉम योर एरिया। सो दीज आर 1 2 3 रीजन, लेकिन ये बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है। बिल्कुल संजीव जी, क्योंकि जिस तरीके से त्यागी जी ने विशेष रूप से सारी बातें तो बताई दी है, और विदेश में क्या कुछ चल रहा है वो आप भी बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर ईरान ऐसी हरकत करने की कोशिश करता है, क्योंकि ईरान लगातार ये चेतावनी तो दे ही रहा है, अब इसको गिदड़ बप्पी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन चेतावनी उसकी तरफ से भी है कि पूरी ताकत हम भी रखते हैं और जवाब दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका के सामने ईरान इतना सक्षम है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो वो उसका एक हमला भी झेल पाए? देखिए, ये पॉस्चरिंग लगातार ईरान की जो इस्लामिक रिजीम Day 1 से कर रही है कि हम लड़ेंगे, हम
मर जाएंगे, खप जाएंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम झुकेंगे नहीं, इत्यादि इत्यादि। और ये तो वो पोस्चरिंग कर रही है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी सच्चाई है, वो ये है कि इस रिजीम को अमेरिका ने घुटनों के बल ला दिया है। ये डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में छुपने पर मजबूर हो गए, वहां से ऑपरेट करने पर मजबूर हो गए। जो सरफेस बेस्ड जो भी ईरानियन इस्लामिक रिजीम के IRGC के जो मिलिट्री एसेट्स थे, उसको अमेरिका ने भारी क्षति पहुंचाई है। और लगातार जो 40 दिनों का लगभग का युद्ध चला, उसमें दोनों ने मिलकर के, अमेरिका और इजराइल ने हर तरीके की जो मिलिट्री एक्शंस लिए। और इनके बस जो अंडरग्राउंड जो सिटीज हैं, जो वहीं के जो वेपन्स हैं वो बचे रह गए हैं। अदरवाइज ऊपर वाले सारे वेपन्स लगभग उनको अमेरिका ने नेस्तनाबूद किया। तो ये जो पूरी स्थिति है वो इस बात को भी दर्शाती है कि ये जो रिजीम है कितनी असुरक्षित है। और जब कोई इस तरह की बातें करने लगे कि मर जाएंगे, खप जाएंगे, लेकिन हारेंगे नहीं, तो ये इनकी कहीं न कहीं उनके अंदर एक हताशा की स्थिति को भी दर्शाता है, उनके ऊपर भारी दबाव को भी दर्शाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसा आपने स्वयं कहा कि मिलिट्री माइट के का कोई कंपैरिजन नहीं है। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है। 10 दुनिया की मिलिट्रीज को एक तरफ रख दीजिए और अमेरिका को एक तरफ रखिए, फिर भी अमेरिका का डिफेंस बजट सबसे आगे ही होगा। तो उससे ये कोई कंपैरिजन तो है नहीं। लेकिन ये जो रिजीम है वो रेसिस्टेंस जरूर कर रही है, वो जरूर अपनी पोस्चरिंग कर रही है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि बुद्धिमत्ता इस रिजीम के अंदर अगर आती है कि वो अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाए और वो इजराइल के प्रति कोई किसी तरीके का परिवर्तन लाए, सकारात्मक, आतंकवाद को त्यागें, यूरेनियम एनरिचमेंट पर लगाम लगाएं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नॉर्मलाइज करें, उसका वेपनाइजेशन न करें। तो इस तरीके की अगर सोच उसके अंदर आती है तभी इसका भविष्य कुछ अच्छा बनेगा। अदरवाइज यदि ये जो सारे उल्टे काम करेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में डिस्ट्रप्शंस पैदा करेंगे, आतंकवादियों को सपोर्ट करेंगे, इजराइल को थ्रेट देंगे और न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने के बारे में सोचेंगे, तब तो उसका भविष्य मैं फिर से कहूंगा वैसा ही हो सकता है जैसा सद्दाम हुसैन का हुआ था। सद्दाम हुसैन को गल्फ वॉर के बाद लगता था कि मैं तो बच गया जी, अमेरिका ने तो ठीक है कुवैत हमसे छीन ले लिया, हमारा जो ऑक्यूपेशन समाप्त कर दिया, लेकिन मैं तो अभी बचा हुआ हूँ। और उसको इस बात का मुगालता था कि मैं तो बचा हुआ हूँ और मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो फिर उनके जो सुपुत्र जॉर्ज H.W. बुश के जो सुपुत्र जॉर्ज बुश आए, तो उन्होंने अपने पिता का अधूरा कार्य पूरा कर दिया और ये रिजीम को टपल कर दिया। तो ये जो इसका हश्र भी ऐसा ही हो सकता है, उसमें थोड़ा लंबा समय लग सकता है। आज इसको लगता है इस रिजीम को, एक बात और कहना चाहता हूँ, इस रिजीम के अंदर इस बात का भी मुगालता दिखाई दे रहा है, ये कहीं ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, कहीं ज्यादा ये अपने आप को ऐसा लगता है कि वो रीजनल पावर बनकर के उभरे हैं, जो कि पूरी तरीके से सरासर जो है एक रॉन्ग असेसमेंट है। और इसी तरीके के अगर मुगालते में रहेंगे तो फिर वो अमेरिका के सारी मिसाइल्स लॉक एंड लोडेड हैं और ये जो डिप्लॉयमेंट अगर कहीं से अमेरिका हटा रहा है तो टैक्टिकल मूव है। त्यागी जी, लेकिन जिस तरीके से आपने भी बताया कि कहीं ना कहीं स्थिति खराब तो हो रही है, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को लेकर जो जिक्र लगातार किया जाता है, आने वाले समय में वो देखने को मिलेगा या फिर चीजें सामान्य धीमे धीमे होने लग जाएंगी? युद्ध की नौबत शायद नहीं आएगी। कब आएगी? जब चाइना और रशिया इसमें इंटरवीन करेंगे। रशिया इंटरवीन कर नहीं सकता क्योंकि वो यूक्रेन में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है और चाइना को जो करना था वो कर चुका, यानी कि इंटेलिजेंस की खबर और उसने जो प्लेनेटरी मिक्सर्स देने थे सॉलिड फ्यूल बनाने के लिए वो दे चुका, इससे ज्यादा वो करेगा नहीं। तो चूंकि चाइना और रशिया इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, लिहाजा ऐसा नहीं लगता कि इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। बट नेवरदलेस इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसको कौन ऐसा है जो बंद रखने का समर्थन करेगा? क्या मिडिल ईस्ट के कंट्रीज करेंगे? वो तो पहले ही ईरान से दुखी थे, इसीलिए उन्होंने अमेरिका को बुलाया था कि हमारे यहाँ अपने बेसिस स्थापित करो और हमें सुरक्षा दो। आज हालांकि उनको डर है कि सुरक्षा पूरी नहीं मिली, लेकिन अभी भी वो ईरान की तरफ जाने की बजाय अमेरिका की तरफ जाएंगे। नेटो कंट्रीज जो अब तक पीछे हट रहे थे, उन्होंने भी टर्की के अंदर ये कह दिया कि हाँ हम अमेरिका के साथ हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कन्वे कर दिया। अब इसके अलावा जो और कंट्रीज हैं, क्या हिंदुस्तान चुप बैठा रहेगा? हिंदुस्तान तो सबसे पहले इसमें साथ आएगा,
क्योंकि हमको सबसे ज्यादा नुकसान आ रहा है। और हम तो 28 लाख बैरल तेल हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से प्रतिदिन आता था। ईरान कह रहा है कि मैं एक बैरल पे $1 दूंगा, यानी कि हमको 28 लाख डॉलर प्रतिदिन ईरान को देने होंगे। क्या हिंदुस्तान एक्सेप्ट कर लेगा? मित्रता या ना मित्रता ये बेकार की चीजें हैं जी, ये देशों में काम नहीं आती, ये आपस की दोस्ती में काम आती हैं। जब देश का इंटरेस्ट का सवाल होता है तब कोई काम इसलिए नहीं होता कि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के दोस्त थे तो उन्होंने टैरिफ क्यों लगाया। ऐसे ही हिंदुस्तान बेशक ईरान का दोस्त हो, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और हिंदुस्तान भी इसमें आएगा। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया इस बात के खिलाफ है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो एक नेचुरल वाटरवे है उस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगना चाहिए। जैसे पहले खुला हुआ था वैसे ही अब खुला रहे। यानी ईरान अब अगर जिद पकड़ता है तो ईरान के लिए जो थोड़ी बहुत सिंपैथी इंटरनेशनल कम्युनिटी में थी वो अब खत्म हो जाएगी। और उसका वो चरित्र कि वो एक आतंकवादी ऑक्टोपस है, उसने जो ये बनाए हुए हैं हिजबुल्लाह, हुती, हमास, अल-बदर, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, मार दुनिया भर के, और केवल मिडिल ईस्ट में नहीं, सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट में। IRGC की एक ब्रांच जो खुद से उसका काम ही ये है। क्या ये देश है? ये दूसरे देशों में जाके अस्थिरता पैदा करते हैं। यानी कि ये बहुत कुल मिला के ये मान लिया जाए कि ईरान चौतरफा गिर रहा है अब हर चीज से। ठीक है, ईरान बुरी तरह से चौतरफा गिर रहा है। मैंने बताया ना कि खोमेनी के सुपुर्द खाक होने के बाद ईरान का इस समय बुरी तरह से बैड लक प्रारंभ हो चुका है। अब अगर उसने ये वाली बात कंटिन्यू रखी कि नहीं हम तो मर जाएंगे लेकिन लड़ेंगे, जैसे बता रहे हैं हमारे विदेश मामलों के जानकार, तो उसकी हालत और खराब होने वाली है, क्योंकि पॉलिटिकल कंपोनेंट भी IRGC से अलग हो चुका है। और IRGC ईरान नहीं है, IRGC तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड नहीं है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये ईरान की 5000 साल पुरानी संस्कृति के ऊपर आधारित है। ये तो इस्लामिक रेवोल्यूशन में खोमेनी ने बनाई थी। अब खोमेनी मर गया तो इसे भी खत्म हो जाना। चलो ठीक है, बिल्कुल। अब समय थोड़ा सा कम है। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा कि अमेरिका साफ तौर पर धमकी दे चुका है कि अगर कुछ भी स्थिति ऐसी बनती है तो 1000 मिसाइल लॉक एंड लोड है और कभी भी वो फायर हो सकती है ईरान की तरफ। देखना होगा कि ईरान की तरफ से इस मामले पर अब क्या प्रतिक्रिया साफ तौर पर सामने आती है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।